हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 28 फरवरी 2024। देखते देखते आपका फरवरी मंथ भी खत्म होने के कगार पर है। और यहाँ पे हम लोग जो ये जो न्यूज़ एनालिसिस यहाँ पे कवर कराया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, क्लैट हो, आरबीआई हो, तो वहाँ पे ये सारे न्यूज़ एनालिसिस जो यहाँ पे कवर कराए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा और नोट जरूर बनाइएगा। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे जो न्यूज़ एनालिसिस कवर कराया जाता है वो आपके बाइलिंगुअल्स में कवर कराए जाते हैं, यानी नोट जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जिन लोगों ने भी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा नोट्स के मटेरियल को लेकर के। और जितने भी टॉपिक यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं वो अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो एक तरह से मोर देन सफिशिएंट होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने को लेकर के ये ध्यान में इसको रख सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ की जिन लोगों की रिक्वायरमेंट हो तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। डेट वाइज आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ्स देखने को मिलेगा, तो उसको वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकें और यहाँ पे डेली बेसिस का करंट अफेयर को की क्लास को यहाँ पे कवर कर सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ जो है वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, सेंटर को, केंद्र सरकार को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है पीसी को लेकर के। पीसी क्या है? परमानेंट कमीशन को लेकर के यहाँ पे ग्रांट किया गया है वुमेन को लेकर के। कहाँ पे, किस किस क्षेत्र में? तो यहाँ पे भारतीय तट रक्षक बल में, इंडियन कोस्ट गार्ड में यहाँ पे महिलाओं के महत्व को लेकर के यहाँ पे जो परमिशन कमीशन है उसको यहाँ पे उनके करियर को लेकर के यहाँ पे इंश्योर किया गया है। उसी से रिलेटेड बेसिकली ये न्यूज़ है। आइए इसको डिटेल में कवर करते हैं। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की जो महत्व है उसको यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में दिखाया गया है और यहाँ पे उनके लिए परमानेंट सीट्स को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। वुमेन को परमानेंट सीट ग्रांट करने को लेकर के, यहाँ पे इंश्योर करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। किस क्षेत्र में? इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर के, जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात यहाँ पे आप देख सकते हैं। जहाँ जेंडर इक्वलिटी हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक इसके में इसमें मेंशन किया गया है। जहाँ पे आर्टिकल 14, 15, 16 के तहत इसका यहाँ पे यूज देखने को मिलेगा, जो कि समानता के अधिकार को यहाँ पे क्या करता है? दर्शाता है। लैंगिक समानता को यहाँ पे दर्शाता है। ये जो सुनिश्चित करने की बात यहाँ पे कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को, ताकि महिला को भी एक तरह से तट रक्षक बल में शामिल करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। एक तरह से अनुच्छेद 14, 15, 16 का यहाँ पे यूज करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि समानता का अधिकार से संबंधित है। ऑब्वियस सी बात है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 15 में आपको राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है कि किसी भी तरह से किसी के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। और 16 जो है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, मतलब हर लोग को किसी भी तरह से गैर भेदभावपूर्ण तरीके से अवसर प्रदान करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। एक तरह से आप देख सकते हैं डिजिटल रूप से भी यहाँ पे वुमेन को यहाँ पे एक तरह से वेपन्स को यूज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, वेपन्स को हैंडल करने के लिए भी उनको रिक्रूट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। एक तरह से वुमेन को यहाँ पे एक तरह से क्या कह सकते हैं, वुमेन्स हर क्षेत्र में एक तरह से उनका प्लस पॉइंट होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड्स में हो। एक तरह से वुमेन जो है वो अपने यंग गर्ल्स को एक तरह से क्या कर सकती है? इंस्पायर कर सकती है उस करियर्स को फॉलो करने के लिए, परस्यू करने के लिए, कि ये जो क्षेत्र है ये सिर्फ मेल डोमिनेटिंग फील्ड नहीं है, ये वुमेन भी इस फील्ड में वर्क कर सकती है, एम्प्लॉय हो सकती है। एक तरह से रोल मॉडल के रूप में भी वुमेन जो है वो यहाँ पे तट रक्षक के रूप में नियुक्त हो सकती है। एक तरह से देख सकते हैं, एक तरह से वुमेन भी क्या कर सकती है? लोकल पॉपुलेशन में वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकती है। पीस कीपिंग मिशन में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान आप देख सकते हैं। अगर इस तरह के चीजें, अगर तट रक्षक बल में वुमेन को और ज्यादा सीट एलोकेट हो जाए तो उसके तहत ये न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समाज में भी मानदंड पुरुष सैनिकों से भी बात करने में उनको जो लिमिट जो इंटरेक्शंस है उसको यहाँ पे खत्म किया जा सकता है। और यहाँ पे लोकल लोगों के साथ वो अच्छे से कनेक्ट करके शांति का जो प्रतीक है उसको यहाँ पे बढ़ावा दे सकती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी आपको यहाँ पे साथ साथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के डेट में आप देख सकते हैं भारत जो है वो पुरुष प्रधान
देश के नाम से जाना जाता है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो बायस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे राज्यों में आप देख सकते हैं, उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए उस तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ पे महिलाओं को करने को देखने को मिलता है। बहुत जगह इनको उत्पीड़न का भी सामना करने को देखने को मिलता है, भेदभाव भी बहुत तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, शारीरिक मानक भी एक तरह से क्या है, चुनौतियों का सामना यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस के रूप में उनके सामने खड़े रहते हैं, जिसको यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को ये कहा गया है, डायरेक्ट किया गया है कि भारतीय तट रक्षक बल में भी यहाँ पे पीसी दिया जाए, यानी परमानेंट कमीशन दिया जाए महिलाओं के लिए। ये ध्यान में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेना के क्षेत्र में महिलाएं जो है वो पहला कदम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी जो पहला यहाँ पे जो महिलाओं की भर्ती हुई थी वो भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा में यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। ये कब हुई थी? 1888 में। ये कौन से अधिनियम के तहत? सेना अधिनियम 1950 ने सेना में महिलाओं को भर्ती पर लेकिन बाद में क्या कर दिया गया था? रोक लगा दिया गया था। देख सकते हैं 1888 में यहाँ पे इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में इनको क्या किया गया था? इनको वुमेन का रोल इंडियन आर्मी में शुरू किया गया था 1888 में। लेकिन आर्मी एक्ट 1950 के तहत यहाँ पे जो फीमेल का रिक्रूटमेंट है आर्मी में उसको यहाँ पे रोक दिया गया था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर उसके बाद 1992 की बात करें तो सेना, वायुसेना और नौसेना महिलाओं को चिकित्सा सेवाओं के बाहर शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल करना शुरू किया गया। आप देख सकते हैं 1950 से 1992 तक कोई भी रिक्रूटमेंट फीमेल्स का आर्मी में नहीं देखने को मिला था। लेकिन 1992 में आप देख सकते हैं तीनों सेनाएं, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, वहाँ पे वुमेन को एक तरह से SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के रूप में मेडिकल सर्विसेज के अलावा यहाँ पे इंडक्ट करना शुरू कर दिया गया था। फिर अगर उसकी बात करें 2020 की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट यहाँ पे पास किया गया था कि पीसी प्रोवाइड किया जा सके, ग्रांट किया जा सके महिलाओं को, क्या परमानेंट कमीशंस को लेकर के एक तरह से यहाँ पे पास किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट था, एक ऐतिहासिक फैसला था जो रक्षा मंत्रालय के सचिव वी बबीता पुनिया और अन्य के द्वारा इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसी को यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को कही जा रही है एक तरह से स्थायी कमीशन के अंतर्गत महिलाओं को इसमें इंक्लूड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तट रक्षक बल की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो एक्चुअली भारतीय तट रक्षक बल का जो स्थापना हुआ था वो बेसिकली उसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1987 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किस एक्ट के तहत? तो तट रक्षक अधिनियम 1978 के अनुसार ये रक्षा मंत्रालय के तहत आपको ये देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या जरूरी है यहाँ पे? जरूरी क्या है कि प्रोटेक्शन, सेफ्टी, आर्टिफिशियल आइलैंड को उसको लेकर के ये जरूरी है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। संकट में जो फंसे हुए मछुआरे हैं उसको किस तरह से सहायता कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको संरक्षण प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जो भी मैरिन से रिलेटेड एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा उसको संरक्षित करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है। और किसी भी तरह का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है SEZ या एक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है उसको यहाँ पे सेफ गार्ड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। वहाँ से जितने भी ट्रेड्स होते हैं, वहाँ पे जितने भी स्मगलिंग्स वगैरह होती हैं, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस को वहाँ पे क्या किया जाना चाहिए? वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने को लेकर के, तस्करी विरोधी अभियानों में सीमा शुल्क की सहायता करने को लेकर के, ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा करना, ये सारे जो सहायता है, ये सारी सहायता जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की जाती है। यहाँ पे उसी से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका पहला न्यूज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर को डायरेक्ट किया गया पीसी को लेकर के, यानी स्थायी कमीशन जारी करने को लेकर के भारतीय तट रक्षक बल में, उसी से लेकर के ये आपका न्यूज़ था। आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये IT रूल्स में 2009 का यहाँ पे संशोधन किया गया है 2024 में, और यहाँ पे कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा गया? देखिए, जो इसके रूल 23 के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं मॉनिटर करने के लिए, जितने भी कोड्स होते हैं, उसको हर 6 महीने में डिस्ट्रॉय करने की बात कही जाती है, बशर्ते
उन केसेस के रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा जिसकी जरूरत आने वाले फ्यूचर में होगी। तो उसको छोड़ करके हर 6 महीने में जिस जिस भी रिकॉर्ड का काम पूरा हो गया है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। पहले ये डिस्ट्रॉय करने की जो पावर थी वो पहले सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ही हुआ करती थी, लेकिन अब आपको ये जो देखने को मिलेगा इस संशोधन अधिनियम के तहत, आईटी नियम 2009 का संशोधन जो 2024 में किया गया है उसके तहत अब यहाँ पे ये जो डिस्ट्रॉय करने की जो शक्ति है वो कुछ एक्सेप्शनल जो ऑफिसर्स हैं लाइक केंद्रीय गृह सचिव हो गए, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के गृह विभाग के प्रभारी सचिव हो गए, उनके पास भी ये शक्ति आ गई है कि वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो भी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशंस वाले रिकॉर्ड्स होते हैं वो सभी को वो क्या कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के पास तो ये पावर है ही, लेकिन अब ये पावर आपको जो होम सेक्रेटरी है चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो या यूटी की हो वहाँ पे भी उनको ये पावर ग्रांट कर दिया गया है इस संशोधन के तहत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तरह से पावर को क्या कर रहा है और बढ़ा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। आईटी एक्ट 2000 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको संशोधन किया गया है। आईटी सेक्टर में रूल्स 20 आईटी एक्ट 2009 के तहत यहाँ पे जितने भी इंटरसेप्शन है, जितने भी मॉनिटर है, जितने भी डिस्क्रिप्शन है, उन सभी को यहाँ पे क्या किया जाएगा, सुरक्षा नियम 2009 में इसको संशोधन करके यहाँ पे केंद्र सरकार ने इसको यहाँ पे पास किया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। सिक्योरिटीज एक्ट के तहत सिक्योरिटी एजेंसीज के अलावा अब ये पावर गृह सचिव और गृह विभाग जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के, उनके पास भी ये पावर पहुंच गई है, जिसके अंतर्गत हर 6 महीने में नष्ट किया जाए जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे, डिक्रिप्शन होंगे, जो भी अवरोधन की निगरानी होगी सूचना की, वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड। ये न्यूज़ जो है ये जो न्यूज़ है वो बेसिकली कनेक्टेड है गर्भिणी GO2 से लेकर के। गर्भिणी GO2 ये एक रिसर्च का पार्ट है जहाँ पे बेसिकली एक तरह से प्रेग्नेंट वुमेन को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 को की गई थी और इसमें किस तरह से जो रिस्क क्रिएट होते हैं, जो रिस्क को जो प्री मैच्योर बेबी होता है यानी प्री बर्थ जो बेबी होते हैं उसमें किस तरह के रिस्क होंगे उसके जन्म के दौरान, उसको पहले से ही प्रिडिक्ट किया जाएगा इस गर्भिणी GO2 के अंतर्गत। उसी को लेकर के ये एक रिसर्च आपको देखने को मिलेगा। और ये रिसर्च जो है, ये इनिशिएटिव जो है वो किसके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और IIT मद्रास रिसर्चर्स के द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। इसमें खास बोला गया है कि दूसरी और तीसरी तिमाही में जो गर्भवती महिला होंगी उसमें भ्रूण की उम्र को यहाँ पे क्या किया जाएगा, निर्धारित करने के लिए यहाँ पे एक विशेष मॉडल को यहाँ पे तैयार किया गया है जिसका नाम गर्भिणी GO2 है, उसके रूप में इसको जाना जाता है। ये एक तरह से क्या है, एक रिसर्च है, एक अनुसंधान है जिसमें प्रौद्योगिकी विभाग भारत पहल कार्यक्रम का एक हिस्सा है और उसमें जीनोमिक की पहचान करना और समय से पहले जन्म के लिए जो भी जोखिम आएगी बच्चे को, उसको पहले से ही उसके लिए तैयार रहना, उसके एल्गोरिदम को तैयार करना, उसको लेकर के भविष्यवाणी करना पहले से ही, वो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जाएगा गर्भिणी GO2 के अंतर्गत। ठीक है, ये एक अनुसंधान का विषय है, याद रखिएगा। ये बेसिकली THSTI और IIT मद्रास के द्वारा ये एक तरह से रिसर्च है, विकसित किया गया है और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2015 में इसको शुरू किया गया था, गर्भवती महिलाओं का एक समूह अध्ययन को लेकर के। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज है। जब बेबी पेट में होता है प्रेग्नेंट वुमेन के, तो उस किस स्टेज से में वो किस तरह से दिखता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर के फॉर्म में। तो एक तरह से एक्यूरेट प्रेडिक्टिंग करना, GO2 क्या है, गर्भिणी GO2 क्या है, ये वह मॉडल है जहाँ पे हम जो उनकी डिलीवरी डेट है उसको एक्यूरेट हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि एक्चुअली बच्चे के जो जन्म होगी वो कब होने वाली है, उसको यहाँ पे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जाएगा कि इस महीने के इस तारीख तक ये आपकी प्रेडिक्शंस इस गर्भिणी GO2 मॉडल के तहत की जानी है। तो इस तरह का आपको स्टेजेस देखने को मिलेंगे। जब फोइटस जो होता है, जो भ्रूण होता है, जो माँ के पेट के अंदर होता है, वो आप देख सकते हैं इस तरह का चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अल्ट्रासाउंड के तहत ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। गर्भिणी GO2 मॉडल की बात कही जा रही है और ये भारत का ये रिसर्च मॉडल है। अगले न्यूज जो है वो अमृत से रिलेटेड है। अमृत क्या है? अमृत स्वास्थ्य से रिलेटेड ये आपका न्यूज है जो HV रूल को यहाँ पे फॉलो करता है। यहाँ पे खास बताया गया है वो दवाइयाँ जो HV रूल के अंतर्गत आती है वो
किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना उसको नहीं दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। उससे रिलेटेड कोई भी दवा क्यों ना हो, वो उसके लिए डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, उसको यहाँ पे बताया गया है। और ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 को यहाँ पे अमेंड किया गया था 2013 के तहत, ये नया शेड्यूल H1 जो है वो लाया गया है। ठीक है, H1 शेड्यूल कब लाया गया है? 1945 का जो कॉस्मेटिक नियम था, रूल था, उसको यहाँ पे संशोधित करके 2013 में इसको लाया गया है। और इसमें साफ साफ बताया गया है कि H1 के अंतर्गत, ये रूल H1 के अंतर्गत, नियम H1 के अंतर्गत जितने भी दवाएं जो हैं यहाँ पे देश में जो बेची जाती हैं, उसके लिए एक अलग रजिस्टर तैयार किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा, और हर एक दवाई के ऊपर RX का लेबल लगाया जाएगा और उसको लाल रंग में देखने को मिलेगा। लाल रंग में RX का लेबल लगेगा और लेबल के 22 सेल्स होने पर स्पष्ट रूप से उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाना जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि दवाई के ऊपर सिंबल RX होना जरूरी है और वो रेड में होना जरूरी है। और उसको कहाँ पे डिस्प्ले किया जाना चाहिए? टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। और इस तरह के ड्रग्स को सप्लाई जो किया जाएगा, उसका जो रजिस्टर होगा वो सेपरेट मेंटेन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये साफ साफ ये अमृत ऑपरेशन के तहत कहा जा रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। इसका फुल फॉर्म है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप की बात यहाँ पे कही जा रही है। ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया जो H1 नियम को लागू करने वाले एक कार्यक्रम है, जिसमें किसी वर्ग की एंटीबायोटिक दवा, देखिए साफ साफ बोला जा रहा है, किसी वर्ग की एंटीबायोटिक दवा को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर के नुस्खे को अनिवार्य यहाँ पे किया गया है, यानी प्रिस्क्रिप्शन को अनिवार्य यहाँ पे किया गया है। उसी से रिलेटेड यह आपका ऑपरेशन अमृत है, ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आई होप ये सारे न्यूज़ आपको कवर हो रहेंगे, तो इसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा। इंपॉर्टेंट है और रिसेंट के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा अमृत, याद रखिएगा अमृत महोत्सव मत समझ जाइएगा, ये ऑपरेशन है। अगला न्यूज़ जो है वो हंगरी से रिलेटेड है। हंगरी से बहुत सारे क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपको कुछ कंट्रीज ऑप्शन में दे देंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री वह कंट्री होता है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ होता है, जमीन से वो पूरी तरह से लॉक होता है। तो यहाँ पे हंगरी आप देख सकते हैं एक तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाता है। तो हंगरी से ही रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। पहले आप देख लीजिए कौन कौन देश के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया। ये सारे देशों के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है और यहाँ की कैपिटल जो है वो बुदापेस्ट है। अब इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है आज के डेट में जो न्यूज़ में बना हुआ है ये, क्योंकि अभी हंगरी के पार्लियामेंट के द्वारा नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन को यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ जो है हंगरी जो है वो आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में बात कही जा रही है। तो ये एक सेंट्रल यूरोप में यानी मध्य यूरोप में ये बेसिकली स्थलरुद्ध देश है, ये ध्यान रख सकते हैं। और किन किन देशों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है ये हम लोगों ने अभी मैप के थ्रू भी देखा। तो ये सारे देश है, स्लोवाकिया हो गया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। इसके साथ साथ अगर भूगोलिक विशेषताएं अगर हम लोग जाने तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट केकस आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रमुख नदी की बात करें तो डैन्यूब टिस्जा आप देख सकते हैं। डैन्यूब टिस्जा अगर आप देखेंगे गौर से आपको दिख रहा होगा ये वाली जो नदी है ये नदी टिस्जा रिवर कहलाती है। मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं तो और अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिस्जा नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूक्रेन से ये नदी आपकी फ्लो करके आ रही है और यहाँ पे टिस्जा रिवर जो है सर्बिया में जाकर के ये एग्जिट कर रही है हंगरी होते हुए। अगर मैं बात करूँ डेनूबे रिवर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोवाकिया से रिवर इंटर कर रहा है और ये आपके डेनूबे रिवर यहाँ पे सर्बिया में फिर यहाँ पे आकर के हंगरी में मिल रहा है। ठीक है, फिर यही सारे चीज़ें जला रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, रबा रिवर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे रिवर आप देख सकते हैं, ये सारे रिवर यहाँ पे बहते हैं। याद रखिएगा डेनूबे रिवर कहाँ पे है? हंगरी में। ये आपका फ्लो करता है, टिस्जा रिवर भी हंगरी में है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट केकस आप यहाँ पे देख सकते हैं। झील की बात करें तो बालाटन झील देख सकते हैं, न्यूसीडिलर झील यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बालाटन झील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला जो झील है लेक है वो बालाटन लेक है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, जलवायु की बात करें तो मध्यम शुष्क महाद्वीपीय द्वीपीय जलवायु आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका
न्यूज़ है। तो न्यूज़ किस लिए बना हुआ है हंगरी आज के डेट में, क्योंकि हंगरी के जो संसद है उसके द्वारा स्वीडन को यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है नाटो में शामिल होने के लिए, इसको यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है जरा बताइए, तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं नाटो का फुल फॉर्म क्या है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो पिजन पी से रिलेटेड है। पिजन पी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यहाँ पे दाल आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं रेड ग्राम हो गया, तुर हो गया, अरहर हो गया, ये सारे पिजन पी कहलाते हैं। ये हैदराबाद का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा यहाँ पे पिजन पी की स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे अनाउंस की गई है। तो ये दुनिया का आप देख सकते हैं दुनिया का पहला यहाँ पे मटर स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल की यहाँ पे घोषणा की गई है। प्रोटोकॉल प्रजनन चक्र को ये क्या करता है 2-4 साल ये छोटा कर देगा। पारंपरिक रूप से यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 साल यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। ये 2-4 साल कम करने का मतलब यहाँ पे एक तरह से फूड की सिक्योरिटी को ये क्या करेगा और मजबूत कर देगा। कहाँ की बात कही जा रही है, तो ये बेसिकली एशिया और अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर के ये बात कही जा रही है। प्रजनन चक्र को कम करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये बात यहाँ पे इसी को लेकर के कहा जा रहा है। पिजन पी के बारे में यहाँ पे खास कहा जा रहा है कि ये जो दाल होती है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व आपको देखने को मिलेंगे, खास करके आयरन आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम, फास्फोरस आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें शामिल होते हैं। और 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक आपका रहा है इन सभी दालों का, ये ध्यान रख सकते हैं। अब किन तरह की क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के जलवायु इस तरह की दाल को उगाने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की खेती के लिए यहाँ पे सेमी एरिड रीजन चाहिए भारत में, और जो कि है, और वहीं पे ये बेसिकली क्या होता है इसकी उपज होती है, खेती होती है। और किस तरह का बेसिकली एरिया चाहिए, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के फसल की खेती मुख्य रूप से भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। सेमी एरिड रीजन की बात कही जा रही है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी फसल होती है। तापमान की बात करें तो बरसात के मौसम में 26 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बरसात के बाद की बात करें तो 17 से 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पे जून से अक्टूबर में 26 से 30 डिग्री सेल्सियस और नवंबर से मार्च में 17 से 22 डिग्री सेल्सियस में ये बेसिकली ये दाल जो है ये उगता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे हैदराबाद का ही जो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया वर्ल्ड का पहला पिजन पी स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल, उसके तहत ये आपका इसके बारे में विवरण किया गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला जो न्यूज़ है वो अल्बानिया कंट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले देखिए अल्बानिया कंट्री जो है वो कहाँ पे है, तो अल्बानिया कंट्री की जो बॉर्डर है वो एड्रियाटिक सी को यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रियाटिक सी के साथ कनेक्ट करती है और एक आयनियन सी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करती है। अल्बानिया की हम लोग बात करें तो किन किन देशों के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो मॉन्टेग्रो देख सकते हैं, कोसोवो देख सकते हैं, नॉर्थ मैसेडोनिया देख सकते हैं और ग्रीस देख सकते हैं। इनके साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो आपका शेयर कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड अब यहाँ पे क्यों ये आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे अल्बानिया के द्वारा घोषणा की गई है कि वो अपना एम्बेसी जो है वो भारत में खोलने जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे कि कौन सी कंट्री जो रिसेंट में अपनी अनाउंस की है कि वो अपनी एम्बेसी को भारत में खोलने वाला है। तो अल्बानिया याद रख सकते हैं, इसकी कैपिटल जो है वो टिराना है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसकी कैपिटल जो है वो टिराना है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये पूरा मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टिराना की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल यहाँ पे एड्रियाटिक सी और नीचे आयनियन सी आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल्कन पेनिनसुला में ये बेसिकली लोकेटेड है और ये अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, अभी हम लोगों ने देखा मैप में मॉन्टेग्रो हो गया, कोसोवो हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया और ग्रीस हो गया। इन चारों देशों के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। वाटर बॉडीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एड्रियाटिक सागर और आयनियन सागर के साथ ये अपना कनेक्ट करता है बाउंड्री को, जो तटीय क्षेत्र है वो बेसिकली इन सागर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है। अब इसकी विशेषताएं की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/4 जो हिस्सा है इस क्षेत्र का ये बेसिकली पूरी तरह से कवर्ड किससे है, पहाड़ों से, हिल से, ये बेसिकली पूरी तरह से कवर्ड है। और यहाँ पे शेष जो बाकी बच गया 1/4 वो बेसिकली तटीय और जलोतराई क्षेत्र यहाँ पे शामिल हैं। तो अलुवियल लोलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोस्टल रीजन बाकी 1/4 एरिया में आपको देखने को मिलेगा। जो प्रमुख नदियाँ हैं वो ड्रिन हो गया, सेमन हो गया, सकुम्बिन हो गया, ये सारी प्रमुख नदियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट पीक पॉइंट की बात करूँ तो माउंट कोरब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे है अल्बानिया में, ये ध्यान रख सकते हैं। जलवायु का प्रकार अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, तो मेडिटेरियन
क्लाइमेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा अल्बानिया से रिलेटेड आपका एक इन्फॉर्मेशन था। आई होप आपको कब समझ में आ गया होगा। न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, क्योंकि अभी इसके द्वारा घोषणा की गई है कि भारत में ये एम्बेसी खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे घोषणा कर दी गई है इनके द्वारा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज जो है वो PFRDA से है। PFRDA एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक निकाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट इसके द्वारा यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे बेसिकली अमेंडमेंट यहाँ पे 23/4 का जब बजट आया था उसमें भी बहुत से बिजनेस को आसानी से तरीके से करने के लिए बहुत सारे कॉस्ट को यहाँ पे कम किया गया इसके द्वारा, रेगुलेशंस की घोषणा करके। यहाँ पे इनके द्वारा जो भी अमेंडमेंट की गई है वो सारी अमेंडमेंट एक तरह से पूरे इकोसिस्टम में पारदर्शिता को दर्शाता है, ये यहाँ पे इसके तहत बताया जा रहा है। संशोधन से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और यहाँ पे अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए ये नियमों की समीक्षा करने के लिए संशोधन केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणाओं के अनुरूप है, ये ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बेसिकली पेंशन से रिलेटेड है। जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, रिटायर्ड पर्सन्स को किस तरह से पेंशन एलोकेट किया जाएगा, उससे रिलेटेड बेसिकली ये है। यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें तो एक तरह से उसको ये क्या करता है, मजबूत करता है और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रस्ट हैं उसको यहाँ पे क्या करता है, उनसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे लागू करता है। एक तरह से मीटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ CEO को लेकर के यहाँ पे CEO की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को यहाँ पे मजबूत किया गया है इस पेंशन प्रणाली के तहत। और व्यक्तियों को जो पेंशन के रूप में आय प्रदान किया जाएगा वो किस तरह से उनको यहाँ पे आय प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा 2004 में NPS को इंट्रोड्यूस किया गया था और किस तरह से उनको पेंशन जो है एक इनकम के रूप में दिया जा सके, वो यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस यहाँ पे 2004 के तहत किया गया था NPS को, और उसी के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत इसको यहाँ पे लागू किया गया है। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। चलिए मुझे बताइएगा, अभी रिसेंट में वैसा ऐसा वह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लागू किया गया है? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। करंट अफेयर में हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, देखते हैं कितना लोग बता पाते हैं। आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे उसके दायरे में इसको लाया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के दायरे में इसको लाया गया है पेंशन फंड को, और इसके द्वारा जो समितियां जो रखी गई हैं उनके नामांकन को यहाँ पे नामांकन करने को लेकर के एक ऑडिट कमेटी और एक नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया है। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कंपनी एक्ट 2013 के तहत जितने भी पेंशन है उनको क्या करना है, डिस्क्लोज करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, एक पारदर्शिता लाने की बात यहाँ पे कही जा रही है, और जितने भी ट्रस्टी बैंक है उनके स्टेटस को यहाँ पे बदलने की भी बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि बेसिकली PFRDA के थ्रू अप्रूव्ड है पहले से, ठीक है। इसके साथ साथ रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है, और सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। फिट एंड प्रॉपर पर्सन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात कही जा रही है, जो कि सेबी इनिशिएटिव के तहत आता है, ये उसके तहत भी यहाँ पे ये बात रखी गई है। तो पूरी तरह से जितने भी संशोधन यहाँ पे किए जा रहे हैं सबको पारदर्शिता में करने के लिए ये सारे संशोधन यहाँ पे इसके द्वारा किए जा रहे हैं, यहाँ पे PFRDA के द्वारा। अब PFRDA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑब्वियसली शुरुआत में ही मैंने आपको बताया ये एक संवैधानिक निकाय है जिसको PFRDA एक्ट 2013 के तहत इसको स्थापित किया गया था। मुझे बताइएगा इसके चेयरपर्सन कौन है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसके चेयरपर्सन कौन है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। देखते कितने लोग बता पाते हैं। इसका काम क्या है? इसका सबसे पहला चीज तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अधीन ये आपका कार्य करता है, और इसका उद्देश्य क्या है कि पेंशन फंड को क्या करना है, स्थापित करना है, स्टैब्लिश करना है, डेवलप करना है और किसी तरह से रेगुलेट करना है, ठीक है। वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है, यही इसका उद्देश्य है, यही इसका एम है, यही इसका टारगेट है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। PFRDA एक्ट 2013 के तहत इसको स्थापित किया गया था, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी वह बॉडी होती है जो संसद से पास होकर के जिस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा इस बॉडी का गठन नहीं किया गया है, ये बेसिकली कानून पास करके ये आपका देख सकते हैं। एक्ट क्या होता है? जब कोई बिल पास होकर के संसद से पास होकर के राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिया जाता है वो फिर आपका एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है,
अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग एक्ट कहते हैं, और ये 2013 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला न्यूज जो है वो राष्ट्रपति उद्यमिता विकास परियोजना से रिलेटेड है। यहाँ पे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, जो स्किल इंडिया मिशन पे फोकस करता है। ठीक है, कौशल भारत मिशन के तहत ये RUVP का यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे ये किससे कनेक्टेड है? ये PM स्वनिधि से कनेक्टेड है। जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये ट्रेनिंग 22 वीक का यहाँ पे होगा, ताकि उनके स्किल्स को और डेवलप किया जा सके और लर्निंग किया जा सके, उनके स्किल को उसके बढ़ाया जा सके, उनको कम्पिटिटिव मार्केट में किस तरह से अडेप्ट किया जा सके, उससे रिलेटेड ये आपका बेसिकली इस परियोजना को यहाँ पे लागू किया गया है। ठीक है, उनके जो प्रतिस्पर्धा मार्केट है उसमें अनुकूल क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बेसिकली RUVP है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टिंग में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सारे जिलों में इसको पहले चलाया गया था, लेकिन अब यहाँ पे इसमें 40% महिलाओं की भी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित कर दी गई है। ये इस बात का ध्यान रखने की बात कही जा रही है कि एक तरह से यहाँ पे फोकस किया जाएगा 40% वुमेन पार्टिसिपेशन का इसमें, उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रेनिंग आपका ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा और हाइब्रिड मोड, तीनों मोड में ये अवेलेबल है। और इस ट्रेनिंग के बाद 22 वीक का जो ट्रेनिंग है, इसके बाद उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ताकि इससे सुनिश्चित हो सके कि हाँ उन्होंने ये ट्रेनिंग को पूरा किया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, RUVP राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के बारे में है, जो PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत ये आपका आता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये था पूरा आज का न्यूज़ एनालिसिस। आई होप ये सारे न्यूज़ आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा। नोट्स जिन लोगों ने नहीं बनाया है तो उसको कोशिश कीजिएगा डेट वाइज नोट्स बनाते हुए चलिए। PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका न्यूज़ एनालिसिस हो जाता है, जो कि डेली बेसिस में रात में 8 बजे होता है। इसको डेली बेसिस में ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करते चलिए, ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो सके और डेली बेसिस में करंट अफेयर की क्लास को कवर कर सके। बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे मेरे द्वारा कवर कराए जाते हैं। इसके साथ साथ शाम में 4 बजे आर्टिकल्स की सीरीज चल रही है, ऊपर में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा आर्टिकल्स का, तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। हर एक आर्टिकल्स को भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मेरे तरफ से कवर कराया जा रहा है, उसको जा करके भी उस सीरीज को कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, समझिए सारे अनुच्छेद को और अच्छे से स्टडी करते हुए चलिए। फोकस्ड रहिए और लिमिटेड रिसोर्स पे ही ध्यान दीजिए, उस रिसोर्स को पूरी अच्छी तरह से कवर कीजिए और अपने एग्ज़ाम को और बेहतर, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से बेहतर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।